हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स का सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर मनी एंड बैंकिंग शुरू से लेकर अंत तक समाप्त करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हमने इन टोटल 4 टुकड़ों में बांटा है। सबसे पहले टुकड़े के अंदर अपन बात कर रहे होंगे मनी क्या होता है, पैसा क्या होता है और उसके काम यानी फंक्शंस ऑफ मनी। इसके बाद बात करेंगे कमर्शियल बैंक एंड मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन। एंड पॉइंट नंबर 4 के अंदर सेंट्रल बैंक का एक डेडिकेटेड फंक्शन कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। भैया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये चैप्टर इसी वीडियो में आने वाला है, तो कुर्सी की पेटी को टाइट कर लीजिए। और अगर आपको ये चैप्टर या इसी की तरह बाकी सभी चैप्टर चाहे मैक्रो हो या इंडियन इकोनॉमी हो आसान भाषा में समझने हैं, तो जुगाड़ उसका आ चुका है, हमारी पुस्तक। खैर इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। बट उससे पहले चलिए बात करते हैं कि पैसा क्या है। अगर पैसे की एक लीगल डेफिनेशन बोली जाए, लीगल मतलब कानूनी डेफिनेशन, तो वो कहती है मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज मनी। क्या? पैसा वो सब कुछ है जिसको कानून पैसा बोलते हैं। जैसे 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि मित्रों आज से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। तो 2016 8 नवंबर से पहले वो 500 और 1000 के नोट बनी थे, पर उनके कहने के बाद वो मनी की कैटेगरी में नहीं आए, वो लीगल टेंडर नहीं रहे, यानी वो अब पैसे की तरह ट्रीट नहीं हो रहे। ऐसा क्यों था कि उनके कहने मात्र से ये कार्य हो गया? क्योंकि हमारे मनी की डेफिनेशन ये कहती है कि पैसा वो है जिसको कानून पैसा बोलते हैं। उन्होंने कह दिया नहीं है तो नहीं है। अब वो कह देंगे कि भैया नए 500 के और नए 2000 के नोट हैं, तो वो पैसा बन जाएंगे। समझ में आ गया? इस पैसे की कैटेगरी में सिक्के, नोट, चेक या आजकल की हमारी डिजिटल करेंसी सब कुछ आता है। यानी मनी कवर्स ऑल सच थिंग्स, वो सारी की सारी चीजें जो कि सिक्के हैं, नोट हैं, चेक है या फिर डिजिटली फॉर्म में पैसे का कार्य कर रही हैं, वो सब मनी की कैटेगरी में आता है। यानी जब भी आप इस मनी शब्द के बारे में समझोगे तो हर प्रकार की चीज मनी है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि साहब ये मनी है क्यों, या पैसे की शुरुआत क्यों हुई और इसके होने से क्या फायदा है। तो जब दुनिया में पैसा नहीं चलता था तब चलता था बार्टर सिस्टम। क्या चलता था? बार्टर सिस्टम, जिसको हम सी टू सी इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। सिंपल भाषा में बोले तो सामान के बदले सामान, कमोडिटी के बदले कमोडिटी। मान लीजिए मेरे पास गेहूं है ना, और मुझे चावल खाने की इच्छा कर रही। सामने एक व्यक्ति है जिसके पास चावल है और उसको गेहूं खाने की इच्छा कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, आपस में ट्रांजेक्शन कर लिया। ले भैया तू ये ले ले, दूसरा सामान मुझे दे दे। पहले ऐसा चलता था, पर ये सिस्टम ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि जब सामान बढ़ने लग गया तो ये डबल कोइंसिडेंस होना पॉसिबल नहीं। यानी कि गेहूं चावल वाला सिस्टम मेरे पास और सामने वाले के पास, तब तो हमने एक्सचेंज कर लिया। उसके पास चावल है, वो बोला भैया मेरे पास चावल है पर मुझे गेहूं नहीं, मेरे को तो चना खाना है। अब क्या होगा? अब ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं है, दोनों की इच्छा एक दूसरे से पूरी नहीं हो रही। तो ऐसे कई सारे ड्रॉबैक थे जो कि बार्टर सिस्टम होल्ड कर रहा था। इन सब को खत्म करने के लिए एक नई चीज की शुरुआत हुई, जिसको हमने कहा पैसा या मनी। तो मनी के आने से इसके जितने भी नुकसान थे, ड्रॉबैक्स थे, वो सब मनी ने खत्म कर दिए और उनको कहा गया फीचर्स ऑफ मनी। क्या कहा गया? फीचर्स ऑफ मनी, यानी वो कार्य जो आज की दुनिया में पैसा करता है। अब साहब क्या काम करता है हमारा पैसा, चलिए देखते हैं। तो पैसा बेसिकली 4 काम करता है। कितने? 4 काम। एक एक करके उन चारों कामों को देखेंगे। सबसे पहला कार्य है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारी आज की दुनिया में हम रोज पचासों चीजें खरीदते भी हैं, रोज पचासों चीजें बेच भी रहे हैं, और रोज ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, करोड़ों खरबों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं रोज। ये सारे ट्रांजेक्शन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। आपको पेन चाहिए, आपके पास 10 रुपए, आपने 10 रुपए दिए, बदले में पेन ले ली। तो यहां पर वो 10 रुपए एक्सचेंज करने का एक माध्यम सिद्ध हुआ। ये कार्य सिर्फ मनी ही करता है ना? ऐसा जरूरी नहीं भाई 10 रुपए का पेन है, साहब मेरे पास है ना पुराना वाला 20 रुपए वाला पेन है, पुराना हो गया, आप उसको लेके मुझे दूसरा पेन दे दो। ऐसा कोई नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी सामान चाहिए तो बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा, रुपीस देना पड़ेगा भारत के अंदर। तो ये क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो मनी जनरली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई मना नहीं करता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या हो गया? ट्रांजेक्शन करने में मदद करना। दूसरा जो मनी का फंक्शन है वो है मेजर ऑफ वैल्यू। यानी दुनिया में हर एक चीज की आप पैसे में कीमत निकाल सकते हो। कोई भी कमोडिटी हो, घड़ी हो,
पेन हो, टीवी हो, यहाँ की क्या कहते हैं नोट्स हो और टेबल, चेयर, बिल्डिंग फिल्डिंग जो दुनिया में जो कुछ भी आप समझ सकते हो, लैपटॉप, कैमरा-वैमरा सब, वो सब कुछ मनी के फॉर्मेट में काउंट किया जा सकता है। जैसे लैपटॉप 50,000 रुपए का है, कैमरा 80,000 रुपए का है, घड़ी 40,000 रुपए की है, चश्मा 2,000 रुपए का है। तो हमने क्या करा, हर एक कमोडिटी की कोई वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे की कीमत में हर चीज की एक वैल्यू है। इसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब करेंसी ऑफ एनी कंट्री, किसी देश की करेंसी। जैसे भारत का यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, इंडिया का यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, रुपीस। ठीक है, तो हम अगर किसी भी चीज की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू रुपीस में निकालेंगे। 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये क्या है, हम हर एक चीज की वैल्यू को पैसे में कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक कमोडिटी की वैल्यू को। ये क्या हो गया, मनी का फंक्शन हो गया। पैसा आपको ये ताकत देता है कि आप हर एक चीज का एक कीमत निकाल सके। समझ में आ गई मेरी बात। तीसरा जो काम है पैसे का, वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। हम सबके ज्यादातर बैंक अकाउंट खुले हुए, अगर आपके नहीं खुले हुए तो खुल जाएंगे 18 साल के बाद, खुले हुए तो एज अ माइनर आपने अकाउंट खुला रखा है। तो हर एक व्यक्ति पैसे को स्टोर करने का प्रयास करता है, कोई घर में रखता है, कोई तिजोरी में रखता है, कोई क्या कहते हैं जमीन में गाड़ के रखता है, कोई बाथरूम में गाड़ के रखता है, कहीं भी रखते हैं, हम उस पैसे को दबा के संभाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि मनी की जो वैल्यू है ये स्टेबल ज्यादा है। ये क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। जैसे आज मैं आपको 100 रुपए का नोट दिखाऊं, अगले साल में वो 100 रुपए का नोट की वैल्यू 100 ही रहेगी। हाँ, उससे सामान थोड़ा कम खरीद में आएगा इन्फ्लेशन की वजह से, पर उसकी वैल्यू तो 100 ही रहेगी। 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू 100 ही रहेगी। हो सकता है सामान कम खरीद पाऊं मैं, बट वैल्यू उसकी 100 रहेगी। तो पैसा जो है वो एक स्टेबल वैल्यू रखता है, इसलिए हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था बार्टर सिस्टम में। सोचो किसी ने आपको सेब दिया कि भाई ये सेब 10 किलो सेब रख ले, बदले में है ना मुझे 2 दिन को तेरी साइकिल दे दे या 2 दिन को तेरी बैलगाड़ी दे दे, मुझे काम से जाना है। अब सोच के देखो, 2 दिन में 10 किलो सेब सड़ जाएंगे। तो जब ये व्यक्ति 2 दिन बाद वापस आएगा, तो वो सेब का क्या होगा, वो तो सड़ गए। वो बोलेगा भाई बैलगाड़ी नहीं दे रहा, मैंने तो तेरे को फ्रेश सेब दिए थे, ये तो तू सड़े हुए दे रहा है। तो जितनी भी कमोडिटी होती हैं उनकी वैल्यू जल्दी डेप्रिशिएट होती है, जबकि मनी की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा स्टेबल रहती है। इसलिए हम पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज। ठीक है, संभाल के अपन ने बैंक अकाउंट में रख दिया। चौथा और आखिरी काम जो मनी का है, वो है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डरने की जरूरत नहीं है, जो डेफर्ड पेमेंट की कहानी है इसका मतलब होता है उधार। क्या है, उधार। पैसा उधार के फॉर्मेट में चलता है। आज की दुनिया में बिना उधार के कुछ नहीं होता। ये फैक्ट बात है कि आज हर घर में एटलीस्ट एक दो बंदे तो ऐसे होंगे जो ईएमआई पे, उधार पे, लोन पे कार्य कर रहे होंगे। आजकल हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी उधार लेते हैं। मैंने ऐसे भी आदमी देखे, भाई साहब फोन के लिए उधार चल रहा है, अरे मत ले यार, सस्ता वाला ले ले, नहीं है तो। पर लोग उधार लेते हैं। तो बिना क्रेडिट ट्रांजेक्शन आज दुनिया में कुछ नहीं होता। इसलिए उस क्रेडिट ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए किसी ना किसी स्टेबल वैल्यू की जरूरत है। तो यहां पर पैसा आता है। आपका पैसा ज्यादा मदद करता है उधार लेने में। सोचो, सोच के देखो, आपने किसी से उधार लिया कोई सामान, ठीक है, 10,000 रुपए उधार लिया। अब वो बोल रहा है 2 साल बाद 10,500 दे देना, आप दे दोगे उसको? किसी ने आपको बोला भाई 2 किलो सेब उधार दे दे, मुझे रखने दिखाने किसी को, मैं 4 दिन बाद दे दूंगा, एक सेब और जोड़ के उसमें। 4 दिन बाद वो सेब सड़ जाएंगे। तो सामान क्या हो गया, उधार पे नहीं जा सकता। सेब उधार पे नहीं जा सकते, खराब हो जाएंगे वो तो। ऐसे कमोडिटीज को उधार पे देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पैसे जब उधार दिए जाते हैं उन कमोडिटी को प्लेज करके, तो थोड़ा स्टेबल रहता है। हाँ भाई 10,000 रुपए दे रहा है, ठीक है 10,000 दे देना वापस। तो वो कीमत जो है उसकी ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उधार के फॉर्मेट में हमारा पैसा आता है। ये सारे काम करने की वजह से मनी ने जो है ना, जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो सारे के सारे ड्रॉबैक बार्टर सिस्टम के खत्म कर दिए। बार्टर सिस्टम में जो जो परेशानी थी वो सब मनी ने खत्म कर दी। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के आने से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट खत्म हो गया। हर चीज की कीमत लगाने से फायदा ये हो गया कि किसी भी चीज को आधा पर्दा नहीं काटना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास घोड़ा है ना, घोड़ा मैं गिरवी रख सकता हूँ, अनाज चाहिए। अब भाई 2 किलो अनाज के बदले घोड़े का कौन सा पार्ट गिरवी रखूं मैं, टांग रखूं, हाथ रखूं, बाल रखूं? अब घोड़ा तो कट नहीं सकता, है ना। तो वो प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में थी, उसको भी यहाँ पर सुधर गया। संभाल के रखने की प्रॉब्लम भी सुधर गई, उधार देने का कार्य भी सुधर गया। तो मनी ने यहाँ जितने भी ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, वो सारे के सारे निपटा दिए और आज मनी दुनिया में बेहतर तरीके से
कार्य कर रहा है। अब आ जाते हैं अपन प्रेजेंट इकोनॉमी पे, हमारी आज की अर्थव्यवस्था पे और ये कैसे काम करती है। तो यहाँ पर एक टर्म आती है जिसको आपको समझना है, जिसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, सप्लाई मतलब जो बाजार में अवेलेबल है। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो कि पब्लिक के पास पड़ा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं बोलूं आज की तारीख में बाजार में कितना पैसा है, तो आरबीआई इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई 2000 या 2 लाख 5 लाख करोड़ रुपए जो है बाजार में घूम रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा बाजार में घूम रहा है उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। इससे कुछ मेजर्स भी होते हैं, M1, M2, M3, M4, ठीक है, जिनको हम बॉर्डर और नैरोअर सेंस बोलते हैं, पर ये ज्यादा आपके काम के हैं नहीं। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? टोटल पैसा जो बाजार में घूम रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्षमता आरबीआई के पास है कि वो इस चीज को कैलकुलेट कर ले। कैसे कर पाती है? वही छाप के देती है सब, तो उसको पता है कितना उसने छापा और कितना बाजार में घूम रहा है। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन क्या, जब नोटबंदी हुई थी तो आरबीआई ने कुछ डेटा रिलीज किए थे कि भाई टोटल वॉल्यूम जो कि अभी बाजार में है 500 हजार के नोट का, उसका 80% हमें रिसीव हो चुका है। तो उनको पता है कि कितना है, ठीक है, तो यू कैन इजिली ट्रेस आउट कि कितना हमें रिसीव हो रहा है। तो मनी सप्लाई मतलब टोटल वॉल्यूम, अबे क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, एक नंबर में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं फेट मनी या फिर इमरजेंसी मनी। देखो, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं, नोट छापने की मशीन भारत में है ना, हम नोट खुद के छाप सकते हैं, पर नोट ऐसे ही नहीं छपते। ये मान लो हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास नोट छापने की ताकत है। इसके पास एक मशीन लगी जिसमें से 500, 1000 तो है नहीं, 2000 वो भी चलो खत्म हो गए, 100, 200, ये सारे के सारे नोट वो निकाल सकती है, पर वो ऐसे ही नोट नहीं छापती। जब भी उसको नोट प्रिंट करने हैं, जब भी इकोनॉमी को जरूरत पड़ती है कि भैया और नोट चाहिए, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इनको देगी गोल्ड, कि भाई ये सोना गिरवी रखो और बदले में इस सोने की वैल्यू के बराबर हमें नोट दे दो। ठीक है, क्या दे दो? नोट दे दो। इसके पीछे काफी सारा लॉजिक है, तो बेसिक रीजन इज इससे इन्फ्लेशन कम आता है और करेंसी के बारे में सबको जानकारी रहती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जब भी नए नोट छापने होते तो ये प्रोसेस यूज करना पड़ता है कि गोल्ड दो बदले में नोट ले लो। गोल्ड ही क्यों देते हैं? क्योंकि गोल्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड माना जाता है, गोल्ड के बेसिस पे सब चीजें हो रही होती है इंटरनेशनली, ठीक है, तो इसलिए गोल्ड को एक मेजर रखा जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, जब भी नोट छपने हैं ऐसे ही छपे, रोज रोज नोट नहीं छपते, बहुत जरूरत होती है तभी नोट छपते। बट कभी कभी क्या होता है, इकोनॉमी में महामारी आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि यार बहुत ज्यादा गरीबी आ गई, पैसे की जरूरत है, इकोनॉमी में पैसा डालना है जिससे एकदम से इकोनॉमी वापस बढ़ जाए। वो तो ना कभी भाई व्यक्ति जो है वो बिल्कुल खत्म ही हो गया, मृत्यु में ही जा रहा है, वो निबट ही रहा है, तो डॉक्टर एक ऐसा स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाता है जिससे वो एकदम से पंप मिलता है उसकी बॉडी को। सेम गोज विद इकोनॉमी, जब इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो रही होती है तो ये पंप हम एक्स्ट्रा मनी इकोनॉमी में डाल देते हैं, जिससे वापस हो सकता है शायद इकोनॉमी चल जाए। ठीक है, अब क्या है, जब इकोनॉमी मर रही है तो उसके पास गोल्ड तो होगा नहीं, गोल्ड होता तो वो नोट छपवा लेते। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इमरजेंसी मनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहां पर ये सेंट्रल बैंक बिना गोल्ड लिए ऐसे ही नोट छाप के बाजार में डाल देती है। ठीक है, इट इज द करेंसी दैट द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एज अ लीगल टेंडर, जो सरकार ने बाजार में छोड़ दिया है, बट इट इज नॉट बैक्ड अप बाय एनी फिजिकल कमोडिटी, यानी इसको बनाने के लिए कोई भी फिजिकल कमोडिटी गिरवी नहीं रखी गई है, गोल्ड नहीं दिया गया है, ऐसे ही नोट छाप लिए ताकि अभी तो काम चल जाए। ठीक है, और फिर क्या होगा सर, भविष्य में क्या होगा, ये सारा का सारा पैसा आरबीआई वापस ले लेगी, लाओ दे दो, सब वापस दे दो, है ना, हम नहीं लेंगे, ऐसे चुपचाप वापस दे दो। समझ में आ गया? तो ये कहलाती है फेट मनी, इमरजेंसी मनी। अभी जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डेफिसिट हो गया था कुछ समय पहले, ऐसी हालत हो गई थी कि बस खत्म, पाकिस्तान इकोनॉमी कोलैप्स कोलैप्स कोलैप्स। फिर उन्होंने बाहर से पैसा लिया और इकोनॉमी में डाल दिया। ठीक है, वो उन्होंने कहीं से लोन लेके इकोनॉमी में डाल दिया, भैया लो अभी तो काम करो। तो ये क्या है, ये एक बूस्टर डोज की तरह काम करता है इकोनॉमी को संभालने के। समझ में आ गया? तो ये हो गया अपना मनी का कॉन्सेप्ट। अब अपन चलते हैं बैंकिंग की तरफ, माय फेवरेट पॉइंट, बैंक। बड़े मजे आते हैं मुझे बैंक समझने में और पढ़ाने में भी। तो भाई भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है, ये बेसिकली अभी आप लोगों की समझ के हिसाब से दो टुकड़ों में डिवाइडेड है। खैर और भी टुकड़े हैं पर वो अभी अपने को नहीं समझ रहे। दो मेजर टुकड़े हैं जिनको आपको समझना है। एक टुकड़ा होता है कमर्शियल बैंक। क्या होता है? कमर्शियल बैंक।
एक टुकड़ा होता है रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक। ठीक है, भारत में वैसे एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम, अपन सेंट्रल बैंक का मतलब है आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले अपन इसको समझेंगे फिर इस पे आए। अपन बात करते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी वो बैंक जिसके कुछ काम है। क्या काम है? काम नंबर 1, टेकिंग डिपॉजिट। आपसे पैसा लेता है, आपका खाता है, ठीक है, जिस भी बैंक में आपका खाता है, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और ये बैंक, एचडीएफसी, जितने भी हैं वो सारे कमर्शियल बैंक हैं। उनका काम क्या है कि आपसे पैसा लेना, किसी और को उस पैसे से लोन देना और उसके बीच में अपना प्रॉफिट बनाना। ये कमर्शियल बैंक का पेटेंट राइट तरीका है कि आपसे पैसा लेगी, उस पैसे को किसी को लोन पे दे देगी, उससे जो इंटरेस्ट रेट आएगी उससे खुद का प्रॉफिट बन जाएगा। यह कमर्शियल बैंक की कहानी। ये कमर्शियल बैंक है ना, जब मैं बच्चा था तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था ऐसे। यार एक बात बताओ, ये जो बैंक है, हम अपना पैसा बैंक में जमा करा रहे हैं, बैंक हमें 1 साल बाद उसका ब्याज देता है 4%, फुकट में दे रहा 4% का ब्याज। उसके बाद भी बैंक पैसे कमा रहा है। सारे बैंक वाले एसी में बैठे हुए, सब बैठे हैं ना, सबकी सैलरी बढ़िया बढ़िया 50-50, 60-60 हजार है। सब ऐसे शानदार बैंक, क्या कहते हैं, चैरिटी फेरिटी भी कर रहा है, उसके बाद भी बैंक प्रॉफिटेबल है। तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो बैंक के पास है? तो दो तरीके की जादू की छड़ी अपने को समझनी है। पहली एक सिंपल जादू की छड़ी जो एक कॉमन आदमी समझ सकता है। ठीक है, कॉमन मतलब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला भी इस चीज को समझता है। ठीक है, क्या है वो छड़ी, ध्यान से समझना। मान लीजिए कि आप है पब्लिक, हम लोग हैं, ठीक है, हमारे पास है, हम कहलाते हैं सरप्लस यूनिट। क्या कहलाते हैं? सरप्लस यूनिट, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। हम गए किसके पास? बैंक के पास। हमने कहा कि भैया हमारा खाता खोल दो और हमारे खाते में पैसे जमा करा दो। तो हमने बैंक में मनी डिपॉजिट कराया, ठीक है, ये बैंक के पास पैसा आ गया। बैंक हमको बदले में क्या करेगा? 4% का इंटरेस्ट देगा सेविंग अकाउंट पे। सबको पता है, हाँ, ये इंटरेस्ट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, 4%, 4.5%, 3.5%। अगर नेट इंटरेस्ट निकालो तो 4% के आसपास ही आता है। वो कुछ आपको समझदार बैंक है जो बोलते नहीं हम 6.5% का इंटरेस्ट देते हैं। कभी उनसे डिटेल में जाना कैसे देते हो, कैलकुलेशन बताइए। तो वो तो फिर थोड़ी कैलकुलेशन गड़बड़ कर देंगे, है ना? तो काफी सारी चीजें, नेट अगर अपन बात करें तो 4% का हिसाब का वो आपको ब्याज देता है। तो एक तरीके से अगर इसको समझो तो बैंक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपका पैसा लिया, आपसे लोन पे लिया और बदले में आपको 4% का इंटरेस्ट दे रहा है। यही कहानी है। आपने बैंक में पैसा जमा कराया और बदले में ब्याज ले रहे हो। तो बैंक ने एक तरीके से आपका पैसा लोन पे लिया। तो इसको हम कहते हैं बोरोइंग रेट। क्या बोलते हैं? बोरोइंग रेट ऑफ बैंक। यानी बैंक ने आपसे पैसा 4% के ब्याज पे लिया है, जो साल के अंत में आपको 4% दे देगी। तो बैंक क्या करती है, इस पैसे का मेजॉरिटी हिस्सा किसी एक बड़ी बिजनेस फर्म को दे देती है। एक बड़ी सी बिजनेस फर्म है, उसको ये मनी भेज देती है आगे। उसको जरूरत है, ये कहलाती है डेफिसिट यूनिट। ठीक है, जिसको पैसे की जरूरत है। अब भैया जब इसने पैसा इससे लिया है तो बदले में साल के एंड में ये भी इंटरेस्ट देगा। अब जो बैंक है इससे मान लीजिए इंटरेस्ट लेती है, कितना मानते हैं, चलो 10%। 10% इंटरेस्ट लेगी। तो बैंक ने आपसे जो पैसा 4% पे उठाया था, बैंक ने आगे किसी और को दे दिया 10% ब्याज पे। इसको कहते हैं बैंक की लेंडिंग रेट। यानी किस रेट पे बैंक ने वो पैसा आगे लेंड किया है, उधार पे दिया है। तो 4% पे आपसे लिया, 10% पे आगे वाली पार्टी को दे दिया। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जो बीच का 6% है वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। हाँ या ना? 4% पे आपसे लिया, 10% पे आगे दे दिया, 6% बैंक का क्या हो गया? प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं स्प्रेड। क्या बोलते हैं? स्प्रेड। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिख लेना। व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड मींस द प्रॉफिट ऑफ बैंक। स्प्रेड मींस द प्रॉफिट ऑफ बैंक, या सिंपल भाषा में बोले तो लेंडिंग रेट माइनस बोरोइंग रेट इज इक्वल टू स्प्रेड रेट। समझ में आ गया? 10% में से 4% गया तो 6% बैंक का प्रॉफिट। यानी बैंक आपसे सबसे सस्ते में उधार ले रही है और उसको महंगे में किसी और को बेच रही। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? बहुत आसानी से क्लियर हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल सवाल पूछता हूं,
क्या आपको लगता है कि बस इतना सा काम करने के लिए बैंक खुला हुआ है? क्या बस ये 6% लेके बैंक खुश हो जाता है? जवाब है नहीं। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके की, जो तरीका बैंक का असली तरीका है, जिससे बैंक बहुत सारे पैसे कमाता है। आपको अगर सिंपल कैलकुलेशन बताऊं ना, तो अगर आपने 1000 रुपए बैंक में जमा कराए हैं, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो बैंक ने मात्र 60 रुपए कमाए। पर अब जो मैं आपको कैलकुलेशन देने जा रहा हूं, उसके हिसाब से बैंक 300 रुपए बनाएगा आपके इस 1000 रुपए से। क्या बोला? आपके इस 1000 से 300 बना डालेगा। कैसे बना डालेगा? अभी जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे बैंक इस 1000 से 300 का प्रॉफिट बना जाए। 300 का प्रॉफिट बोला मैंने, ये 6% बोल बोल के 300 का प्रॉफिट कमा जाएगा। मतलब बोलेगा भाई हम तो 6% ले रहे हैं, जबकि वो 30% का ब्याज ले रहा है। कैसे? चलिए ध्यान से समझते हैं। इसको बोलते हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। क्या बोलते हैं? मनी क्रिएशन। ये चीज सोच के देखो ना भाई, अगर ये इतना आसान होता तो बैंक खोलने की जरूरत क्या है? ये ब्याज 1 साल बाद आएगा, ये ब्याज इसको 1 साल बाद देना है। पूरे साल एसी में बैठ के होगा क्या? सबको बाहर निकाल लो। साल के अंत में आएंगे भैया ला 10% दे, उसको बोलेंगे ला 4% ले जा, और मैं घर चला जाऊंगा 6% लेके। ये जो बैंक पूरे दिन में गुड़ 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 करता रहता है ना, क्या करता है चलिए समझते हैं। मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। अब देखो, हर कोई आदमी बैंक नहीं खोल सकता भाई। एक तो काफी सारा लीगल फॉर्मेलिटी है, वो अलग बात है। बाकी बैंक का जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है। तो इसको आसान बनाने के लिए, हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और आपको आसान तरीके से समझाने के लिए, हम कुछ अजम्पशन लेते हैं, कुछ अजम्पशंस लेते हैं, जिन अजम्पशंस की मदद से हम इस प्रोसेस को आसानी से समझ पाएंगे। रियल लाइफ में ये अजम्पशंस इतने बेहतर नहीं है, बट हाँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? जिनके पास भाई मेरी पुस्तक है, वो इस अजम्पशंस को पुस्तक में भी देख सकते हैं। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल क्लियर कट दिया है मेरी पुस्तक में, जिस तरीके से आपको समझना है। तो भाई पेज नंबर देख लो, 40 ऑफ माय बुक। इसमें पूरा वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है? उसी चीज को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जिनके पास पुस्तक है, एक बार खोल लो। नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन यहां पे समझेंगे। अब समझो, हम बैंक के पैसे कमाने के तरीके को दो असम्पशंस को लेकर समझेंगे। असम्पशन मतलब मान लो, है ना? अपन ने 11th क्लास में कई सारे असम्पशन देखे। तो कौन कौन से दो असम्पशन है? पहला असम्पशन, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। क्या है असम्पशन? बहुत आसान है पर काफी काम आएगा। सारे बैंक एक ही यूनिट है। यानी कि मान लो दुनिया में जैसे आपका मान लो बैंक एसबीआई है, तो सारे एसबीआई है ना? तो आप किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में पैसे जमा करा रहे हो, मान लो वो सारा वापस एसबीआई में ही आ रहा है ना? तो ये मान के चलेंगे कि सारे बैंक एक ही है। एचडीएफसी, पीएनबी, कैनरा, ये सब एक हो गए मिलकर। ठीक है? पहला असम्पशन। दूसरा असम्पशन, ऑल ट्रांजेक्शन आर बैंक्ड। सारे ट्रांजेक्शन बैंक्ड हैं। बैंक्ड मतलब सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही हो रहे हैं, नथिंग कैश। कुछ भी कैश में नहीं। आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार भी आजकल कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट कर रही है। क्यों कर रही है वो आपको आज समझ में आ जाएगा। दो असम्पशन बोले। असम्पशन नंबर 1, सारे बैंक एक ही हैं। असम्पशन नंबर 2, सारे ट्रांजेक्शन चेक से हो रहे हैं या फिर ऑनलाइन हो रहे हैं, कैश का कोई रोल नहीं है। सुनिए, ये दो चीजों को अपने को मान के चलना है। बड़ा मजा आएगा। मेरे को बहुत मजा आता था इस चीज को समझने में, इसलिए मैंने अपनी पुस्तक में इसको डिटेल में लिखा है। आप समझो कितना कितना मजेदार चीज है, कैसे बैंक पैसा बना रहा है। ठीक है? ये समझ में आ गया। दो असम्पशन लेने, जो भी मैं बोलूंगा आगे असम्पशन में बिठाना। ठीक है? अब बैंक का एक बेसिक प्रोसेस समझते हैं। आपने अगर बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट कराए हैं, बैंक का जो असली पैसा बनता है ना, यहां भी अपन ने देखा कि बैंक का जितना भी प्रॉफिट है वो यहां से है, लोन देने से। बैंक जितना ज्यादा लोन दे पाएगी, उतना ज्यादा वो ब्याज कमा पाएगी। तो बैंक तो चाहती है आपने जो 1000 रुपए जमा करा वो सीधे लोन पे चढ़ा दे, पर ऐसा नहीं हो सकता। मान लो आप कल चले गए बैंक, आज 1000 रुपए जमा करा दिए, कल वापस चले गए, साहब मुझे 200 रुपए की जरूरत है, 300 की जरूरत है, बोल। तो बैंक आपको क्या बोलेगा? भाई साहब वो तो लोन पे चढ़ गए, अगले साल आना। आप बैंक को भेंट हो गया होगे, आप क्या बोलोगे उसको? हमारे पैसा है पूरा का पूरा दे वापस। तो बैंक ऐसा नहीं करता है। बैंक आपके डिपॉजिट को दो टुकड़ों में तोड़ देता है, 800 और 200।
इस 800 रुपए को बैंक लोन पे चढ़ाता है। इस 200 रुपए को अभी के लिए अपन समझ लेते हैं LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोल लो या रेशो बोल लो। ये क्या है? ये एक ऐसा अमाउंट है जो बैंक लोन पे नहीं चढ़ा सकता। ये कितना होगा? ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टाइम टू टाइम डिसाइड करती है। यानी जब भी आप पैसे जमा कराओगे, एक हिस्सा बैंक लोन पे चढ़ा देगी जिससे वो पैसे कमाएगी, एक हिस्सा बैंक अपने पास रख लेगी। इसकी डिटेलिंग अभी अपन इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, इसका करती क्या है। पर अभी आप ये मान लीजिए कि ये बैंक का डेड मनी है। क्या है? डेड मनी। क्योंकि बैंक इसका कुछ नहीं करेगी, ये बैंक में पड़ा रहेगा इस इंतजार में कि कब कोई आए और मुझे ले जाए। आप जाओ एटीएम से पैसे निकालो, तो वो यहां से निकालोगे। अब समझदार ये मत बोलना साहब इसने 200 रखे मैं 300 निकाल लूं। तो आप इकलौते नहीं हो जो बैंक में पैसा जमा करो, कंबाइनली हजारों लाखों लोग हैं जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं। बैंक एक एवरेज, अपने एग्जांपल को समझने के लिए अपन मान ले 20%। आप जितना भी पैसा जमा करा रहे हो उसका 20% बैंक अपने पास रखती है। ले भैया रख लिया, बाकी 80% वो लोन पर चढ़ाती है जिससे वो पैसे बनाती है। ये बैंक का नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो जब भी आप जैसे देखते हैं ना कि बैंक में 4 बजे बाद डिपॉजिट बंद हो जाते हैं, फिर भी बैंक वाले 5 बजे तक बैठे रहते हैं। भाई साहब ये करते क्या आखिरी 1 घंटे? तो ये काम वो करते हैं। देखते हैं टोटल डिपॉजिट कितना आया, उस डिपॉजिट में से लोन के लिए कितना पैसा निकल गया, बाकी पैसा अपने पास कितना रखना है, पुराना कितना पैसा पड़ा था और कितनी जरूरत है, वो सब कैलकुलेट करने में उनको 1 घंटा जाता है। क्लोजिंग करते हैं वो। ठीक है? तो इसी एग्जांपल को लेके अपन चलते हैं और समझते हैं कि ये बैंक जो है ये पैसे कैसे कमाता है। अगर एक सिंपल भाषा में बोलूं, तो अगर आपने बैंक को 1000 रुपए दिए ना, तो बैंक उस 1000 के 5000 बना देगा। उस 1000 के 5000 बना देगा, जिसका 6% यानी 300 रुपए कमा भी लेगा। कैसे करता है चलिए समझते हैं। तो दोनों एग्जांपल को, दोनों असम्पशन को ध्यान में रखते हुए हम शुरुआत करते हैं बैंकिंग की। चलिए मैं बैंक खोल के बैठ गया अपन। ठीक है? तो मान लीजिए आपने डिपॉजिट कराना शुरू करा, एक नया कस्टमर आया मेरे पास, उसने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कराया। फर्स्ट बंदा 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कराती। अब जैसे उसने 1000 रुपए डिपॉजिट करा, बैंक की कैलकुलेशन कहती है कि इस 1000 में से चुपचाप लोन पे चढ़ा दीजिए 800 रुपए और रिजर्व के फॉर्मेट में रख लीजिए 200 रुपए। ठीक है? जिसको LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है? बहुत बेसिक प्रोसेस। हमने क्या करा, मैं इसको हटा देता हूं ताकि जगह अपने पास बनी रहे। हट जा भैया। जैसे ही बैंक के पास 1000 रुपए आए, उसने क्या करा, 200 रुपए रिजर्व में रख लिए, बाकी 800 रुपए लोन पर चढ़ा दिए जिससे पैसा बनेगा। ये तो हमें भी पता है। ये 200 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए। अब इस 800 के बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा जिससे वो सारा प्रॉफिट कैलकुलेशन ये कर लेगा, ये वाला है ना। बैंक जो है आगे कैसे काम करता है, हमारे दोनों assumption अब देखो काम है। मान लो कि मैं हूं, ये आपने पैसा जमा कराया 1000 रुपए, मैं हूं जिसने लोन लिया। मैं लोन क्यों लूंगा? सोच के देखना, मैंने अगर बैंक से 800 रुपए का लोन लिया तो मैं क्यों लूंगा? उस 800 रुपए को तिजोरी में रखने के लिए? नहीं। उस 800 रुपए को यूज करने के लिए लोन क्यों लिया था? इस्तेमाल करने के लिए। गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, प्रॉपर्टी लगानी है, फैक्ट्री में लगाना है, कुछ भी करना है। तो मैंने क्या करा, वो 800 रुपए लोन लिए और लोन लेके जो सामान खरीदना था, जो फैक्ट्री डालनी थी, उसमें वो सारा पैसा खर्च कर दिया। आजकल बैंक भी यही करता है। आपको मशीन खरीदने के लिए लोन चाहिए, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा वो पैसा। बैंक आपके बिहाफ पे उस मशीन वाले वेंडर को पैसा दे देगी। क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है किसके पास? जिसको जरूरत है उसके पास। तो जैसे ही आपने लोन लिया, आपने वो पैसा खर्च कर दिया। असम्पशन पे आओ। जब आपने वो पैसा खर्च करा, तो अकॉर्डिंग टू आवर सेकंड असम्पशन, ऑल ट्रांजेक्शन आर बैंक। आपने जब वो पैसा खर्च करा तो कैश में तो खर्च नहीं करा होगा, आपने चेक में खर्च करा होगा। ले भाई 10 लाख रुपए का चेक ले जा। गाड़ी खरीदनी तो गाड़ी वाले वेंडर को बोला ले जा और गाड़ी मुझे दे दे। पहला काम हो गया, आपने गाड़ी वाले वेंडर को जिसको भी दे दिया। ठीक है? तो मान लो ये तीसरा आदमी है, मैंने भाई लोन लिया बैंक से 800 रुपए का, मैंने कहा ले भाई ला मेरे को गाड़ी दे दे। उसने गाड़ी दे दी, बदले में आपने 800 रुपए उसको दे दिए। अब यहां आता है पहला assumption। वो बंदा उस 800 रुपए का क्या करेगा? अब भाई चेक या कैश होता तो खर्च कर देता, वो ले जाके अपने बैंक में डाल देगा। वो ले जाके अपने बैंक में डाल देगा। और यहां आता है अपना assumption नंबर 1, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट।
ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। यानी आपने जैसे ही किसी भी व्यक्ति को लोन दिया, उसने वो पैसा खर्च करा, खर्च करके जिसको दिया, उस बंदे ने वापस से बैंक में पैसा जमा कराया, वो बन गया, वापस से हमारे खाते के अंदर पैसा आया, या हमारे नहीं है, उस बंदे के खाते में आया। पर है तो वो खाता बैंकों में ही ना, तो पैसा वो घूम कर वापस बैंक में आ गया, राम की जगह शाम के नाम से। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो बस समझिए इसको, बहुत इजी प्रोसेस है। ये 800 रुपए आपने लोन पे चढ़ाए, किसको दिया लोन? मान लो ए नाम के व्यक्ति। इस ए नाम के व्यक्ति को एक गाड़ी खरीदनी थी, ठीक है? तो इसने बीज लिमिटेड से वो गाड़ी खरीदी, उसको ये 800 रुपए दे दिए और गाड़ी बदले में ले ली। ये बी लिमिटेड वाले ने क्या करा? ये 800 रुपए का चेक जो है, ये खुद के बैंक में लगा दिया और उसके अकाउंट में, बी लिमिटेड के अकाउंट में 800 रुपए आ गए। नॉर्मल प्रोसेस। अब हमारे assumption क्या कहते हैं? पहला assumption की सारे ट्रांजेक्शन बैंक है, यानी कि यहां से चेक गया। assumption नंबर 2, सारे बैंक एक हैं, तो ये जो है ना, ये वही बैंक है जिसमें से पैसा निकला गया, सारे ट्रांजेक्शन एक यूनिट है। जनरली ऐसा नहीं होता है, पर उस चीज को समझने के लिए अभी अपन थोड़े छोटे हैं, पहले अपन बेसिक बेसिक समझ रहे हैं, तो अपन स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, ठीक है? तो ये 800 रुपए वापिस घूम के बैंक में आ गए। अब बैंक क्या करेगा? वापिस इस 800 रुपए के 2 टुकड़े करेगा, 640, 160, 640 लोन पे चढ़ाएगा, 160 रिजर्व पे रख लेगा। अब जब वापस से उसने लोन पे चढ़ाया, फिर वही प्रोसेस, वही चक्कर वापस घूमेगा। वो लोन वाला व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी को देगा, वो थर्ड पार्टी खुद के बैंक में जमा कराएगी, एट द एंड पैसा घूम के वापस यही आ गया। फिर बैंक यही करेगा और फिर यही प्रोसेस होगा। ठीक है? क्लियर हो गया? कितना हो गया देखो, 640 इंटू 20%, 8, 128, ठीक है, सही लिखा है अपन ने। ठीक है, और इसका 640, 128 कितना हुआ? 2, 1, 512। समझ में आ गया? ये पैसा एक ही है, ये 1000 रुपए, ये घूम घूम के वापस आ रहे हैं। कभी एक नाम के व्यक्ति के खाते में, कभी बी नाम के, कभी सी नाम के, कभी डी नाम के, पर ये पैसा टर्न हो रहा है। तो आप देखो कि बैंक ने 1000 रुपए की डिपॉजिट से इकोनॉमी में कितना सारा पैसा घुमा दिया। ये जो गिनती है धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब ये कहां आके रुकेगी, इसकी एक कैलकुलेशन है। पहले देखो रुकेगी कहां पर। ये रुकेगी तब जब यहाँ 5000 हो जाएगा, यहाँ 4000 हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा, ये यहां आके रुकेगी। कहां पर? या सर ये कैसे निकाला आपने 1000 आके रुक जाएगी? बड़ा आसान है, इसके फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूं। और इस फॉर्मूले को अगर आप नहीं भी समझना चाहते हो तो एक चीज देखो, ये 1000 रुपए जो नीचे लिखे हैं और ऊपर देख लो पहला डिपॉजिट जो बैंक ने करा था वो 1000 रुपए ही है। तो ये और ये बराबर है, पर ये हुआ कैसे उसको समझेंगे, पहले ये देखो बराबर है। यानी आपने जितना भी पैसा डिपॉजिट कराया था ना, उतने पैसे का तो रिजर्व बैंक ने आप ही के पैसे से बना दिया। कैसे बनाया, इसकी कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को अपन एक फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर। व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? कि बैंक कितना पैसा घुमाएगा, बैंक कितना पैसा मल्टीप्लाई कर पाएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का 1 अपॉन एल आर आर। क्या होता है? 1 अपॉन एल आर आर। ये अपन ने लिया था 20%। तो देखो मनी मल्टीप्लायर 1 अपॉन 20%, मैथमेटिक्स आती है, परसेंट हटाया, ऊपर आ गया 100, ये आ गया 5 टाइम्स। यानी बैंक आपके डिपॉजिट को घुमा घुमा के, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के 5 गुना कर रहा है, 5 टाइम्स। समझ में आ गया? ये एक फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला, आप इसको करते जाओगे 5000 तक आएगा। पर क्यों मेहनत करनी है? सिंपल फॉर्मूला अपने को गिवन है कि बैंक आपके पैसे को 5 गुना कर गया। कैसे कर गया? इस फॉर्मूले या इस पूरी सर्कल से। अब समझो एक बहुत छोटी सी बात यहां पर निकली, आपको आगे बहुत काम देगी। हमने बोला कि फॉर्मूला जो है ना वो 1 अपॉन एल आर आर है, यानी मल्टी मल्टीप्लायर की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। किससे? मनी से। या सिंपल भाषा में बोलूं तो जितना ज्यादा पैसा बैंक इसमें रखेगा, उतना कम पैसा बैंक बना पाएगा। क्या बोला सर? वापस देखो, हमने क्या बोला कि बैंक जो पैसा खुद के पास रखता है वो डेड मनी है, मरा हुआ पैसा है।
जिससे बैंक पैसा कैसे बनाता है? बैंक पैसा बनाता है लोन लेने पे। तो जितना ज्यादा लोन देगा उतना ज्यादा पैसा बनाएगा, जितना कम लोन देगा उतना कम पैसा बनाएगा। फेयर है ना? तो यहां पर जितना ज्यादा बैंक लोन देगा उतनी कम ये रेट होगी। फॉर एग्जाम्पल मानो आरबीआई आज उठी और उसने बोला कि एक काम कीजिए, ये एलआरआर को 50% कर दीजिए, यानी जो 1000 रुपए आए 500 रुपए आप लोन पे चढ़ाओ और 500 रुपए रिजर्व रख लो। तो जब बैंक 500 रुपए लोन पे चढ़ाएगा तो अगली बार वो 500 ही वापस आएंगे। जब 500 आएंगे तो उसमें से फिर 250 ही लगा पाएगा। तो ये जो चक्कर है ना, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बैंक ज्यादा पैसे कब कमा सकता है? जब आरबीआई इस रेट को कम कर दे। आरबीआई बोले साहब कुछ भी नहीं रखना, बैंक बोलेगा चढ़ा लोन पे, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, ये आरबीआई के एलआरआर से डिफाइन किया जाता है। जैसे अभी अपन ने लिया भाई 20% है, यानी 1000 रुपए पे 800 रुपए और 200 रुपए। तो अपन ने समझ लिया भाई कितनी बार पैसा बनाएगा, 1/20%, दैट इज इक्वल टू 5 गुना पैसा बना लेगा। आरबीआई बोली साहब 50% कर दो। क्या कर दो? 50% कर दो। अब 50% का मतलब क्या हुआ? 1/50%, 100/50, यानी कि 2 टाइम्स। बैंक अब दुगना पैसा कर सकती है बस। यानी आपने अगर 1000 कमाए तो बैंक उस 1000 के 2000 बना सकती है बस, इससे ज्यादा नहीं बना सकती, क्योंकि ज्यादातर पैसा बैंक के पास डेड पड़ा है। ये वही कहानी, जैसे मान लो आपको सैलरी मिली 50,000 रुपए, आपने 40,000 रुपए सेव कर रहे, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें, तो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतने ज्यादा पैसे बनेंगे। अगर कोई बोल दे पूरे 50 इन्वेस्ट करते तो ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर बैंक ने बोला है कि भैया आपका जितना एलआरआर होगा उसके हिसाब से आप पैसे बनाओगे। जितना ज्यादा एलआरआर उतना कम आपका प्रॉफिट, जितना कम एलआरआर उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट। क्लियर हो गया? आसान है। देखो बैंक ने क्या करा, 1000 के 5000 बना लिए, जिसमें से 4000 लोन पे दे दिए। इसका ब्याज लिया उसने 4000 का 10%। मजा आ गया। ठीक है, और 1000 रुपए यहां पर आ गए। ये कैलकुलेशन कैसे आई? 5, अच्छा 5 तो आपने बता दी, 4 और 1 कैसे आई? बहुत आसान है, ये 20 है, ये 80 है, तो 5000 का 80% ये रहा, 20% ये रहा, कैलकुलेशन घूम फिर के वही आएगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो बैंक कितना पैसा बनाएगी ये डिफाइन किया जाता है इस एलआरआर की रेट पे। यानी सीधी भाषा में बोले तो आरबीआई के पास ये ताकत है कि बैंक ज्यादा पैसा बनाएगी या कम पैसा बनाएगी। वो इस ताकत को इस्तेमाल कर सकता है जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ेगी तब। क्लियर हो गया? तो ये बैंक के पैसा कमाने का तरीका है। जिनको दिक्कत है कि सर इसको एक्सप्लेन कैसा करना है, आपको बस लैंग्वेज एक्सप्लेन करनी है। आपके जो क्वेश्चन आएगा आइदर ये पूरा टेबल वेबल बनाने को आएगा या फिर 1 मार्क का आएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी? चलिए, तो ये हो गया मनी मल्टीप्लायर। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट दे केप्ट एज अ रिजर्व। यानी रिजर्व में जितना पैसा है उसके हिसाब से वो कितना गुना पैसा बना पाएगी। तो मनी मल्टीप्लायर 1/LRR। समझ में आ गया? इफ द रेट ऑफ एलआरआर इज हाई, यानी बैंक ने लोन पे पैसा कम दिया, एलआरआर मतलब रिजर्व रखना। अगर बैंक ने रिजर्व ज्यादा रखा है, लोन पे कम दिया है, तो बैंक हैव लेस अमाउंट लेफ्ट टू गिव लोन एंड बैंक क्रिएट लेस अमाउंट ऑफ मनी, तो वो कम पैसा बनाएगी। और अगर ज्यादा पैसा लोन पे दे दिया तो वो ज्यादा पैसा बना पाएगी। समझ में आ गया? अब बात करते हैं बैंकों के पिताजी की, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो क्या है कि एक क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, सब उद्यमी है, सबको चाहिए मस्ती, तो वो शांत तभी बैठ सकते हैं जब उसके ऊपर एक प्रिंसिपल हो। सिमिलरली भारत में बहुत सारे बैंक्स हैं, वो सारे के सारे बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए पागल है, क्योंकि उनका काम है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा सैलरी, ये सब करना, तो लोगों के साथ नुकसान ना हो इसलिए जरूरी है कि वो पैसा तो कमाए पर एक लिमिट में कमाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन बैंकों के ऊपर एक पिताजी बैठे हुए हैं। ये बहुत सारे बैंक हैं, इन बैंकों के ऊपर एक पिताजी बैठे हुए हैं जो कि निगरानी रखते हैं, जो कि निगरानी रखते हैं। ऐसे यार ये इतना पैसा कमा रहा है तो निगरानी रखते हैं। ठीक है, किसके ऊपर? इन सारे बैंकों के ऊपर। उसका नाम है सेंट्रल बैंक। दुनिया के हर फाइनेंशियली स्टेबल, जितनी भी फाइनेंशियली स्टेबल कंट्रीज है या फाइनेंशियली डेवलप कंट्री है, उन सबके पास अपना अपना बैंक है। कौन सा? सेंट्रल बैंक। हमारा भारत देश भी हमारा स्टेबल है, तो इसलिए हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
1 अप्रैल सन 1 अप्रैल सन 1935 के बाद आरबीआई को सेंट्रल बैंक का दर्जा मिल गया। और जो एक्ट काम करता है, 1 नंबर में आ सकता है, वो है आरबीआई एक्ट 1934, जिस एक्ट के आने के बाद 1 अप्रैल से आरबीआई को सेंट्रल बैंक बना दिया गया। सेंट्रल बैंक का मतलब सुप्रीम, पापा, हेड, एपेक्स बैंक, जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है भारत के पूरे बैंकिंग को और मॉनेटरी सिस्टम को। यानी बैंकों को भी देखेगा और साथ साथ में पैसे की वैल्यू ऊपर नीचे ना हो, इसका भी ध्यान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखेगा। यानी ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की, कि बैंक को भी संभाले और साथ साथ में इनको भी संभाले। ठीक है, अब आरबीआई काम क्या करता है? भाई संभालने का काम तो समझ गए, पर आरबीआई का बेसिक जॉब क्या है? तो आरबीआई बेसिकली बहुत सारे काम करता है, एक एक काम करके पकड़ते हैं। काम बहुत जरूरी है, आपके ये काम पूछे जाएंगे डायरेक्टली 3 नंबर के क्वेश्चन में। कौन कौन से काम? सबसे पहला काम, सबसे मेन काम, करेंसी अथॉरिटी। भारत में सिर्फ एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो नोट प्रिंटिंग करेगा। यानी आपके पास जितने भी नोट हैं, जितने भी नोट हैं, वो सारे नोटों के ऊपर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। मतलब पर्सनली साइन नहीं करते, सील बन जाती है वो, बट हर एक नोट जो आपके पास अभी मौजूद है वो आरबीआई ने ही निकाला हुआ है, वो आरबीआई के थ्रू ही छपके आया है। हाँ, एक चीज याद रखना, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, सिक्के आरबीआई नहीं बनाता और 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं बना। बोला ये छोटे मोटे कामों में हम ध्यान नहीं लगते, ये बनाने का, ये छापने का, ये माउंट करने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। सिंपल भाषा में बोले तो सरकार की एक ब्रांच का है। ठीक है, जो 1 रुपए का नोट और सिक्के बनाते हैं। समझ में आ गया? बाकी जितने भी नोट हैं वो कौन बनाता है? आरबीआई। सर ऐसा क्यों है, सबको क्यों नहीं देते? देखो, सबको देने में नुकसान है। पता चले गांधी जी की जगह अमिताभ बच्चन आ गए, शाहरुख खान आ गए नोट को, भाई मेरे को पसंद है, मैंने लगा दी, है ना? आपने देखा सारे नोट एक जैसे दिखते हैं। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी तभी आती है जब एक ही जगह से छप के आ रहे हो। साथ साथ में आपने ये भी देखा है कि भाई जितने भी हमारे नोट हैं उन सब पे कंट्रोल होता है आरबीआई का। आरबीआई जब चाहे, जब गड़बड़ कर नोटबंदी में आरबीआई ने खटक कर दिया, आरबीआई को पता है कितने नोट हैं, आरबीआई को पता है कैसे काम होता है। तो वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सारे नोट वही छाप के दे रहे हैं, तो उनका पूरा का पूरा कंट्रोल और मॉनिटरिंग रहती है हर एक चीज के ऊपर। ठीक है, अब देखो एक चीज समझना, आपका खाता किस बैंक में? पीएनबी, एसबीआई, कैनरा, एचडीएफसी। सरकार का खाता किस बैंक में? हमारी गवर्नमेंट का खाता कौन से बैंक में? सोच के देखो, आपके बैंक के पास गवर्नमेंट का खाता आ जाए, ओ 10,000 करोड़ रुपए आ गया, मजे नहीं आएंगे? पर ऐसा मजा नहीं है। सरकार का पैसा सरकार का नहीं है, सरकार का पैसा देशवासियों का है। तो किसी भी बैंक को ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती कि भैया तुम पूरे देश का पैसा आप रखो, नहीं, ये काम आरबीआई का होता है। देखो एक चीज को समझना, आप पब्लिक हैं, आपका पैसा बैंक के पास है, कौन से? कमर्शियल बैंकों के। तो आपका और बैंक का जो रिश्ता है, लोन देने का काम, पैसे डिपॉजिट करने का काम, ये सारा काम आपके साथ बैंक करता है। सिमिलरली हमारी जो गवर्नमेंट है उसका ये सेम रिश्ता सिर्फ एक ही बैंक के साथ है, जिस बैंक को हम बोलते हैं आरबीआई। यानी हमारी सरकार जो है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, उन सब का खाता सिर्फ एक ही बैंक में मिलेगा आपको, जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज देयर अकाउंट इन आरबीआई। जैसे हम बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे जमा कराते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह, वो सारा काम, सेम काम हमारी सरकार का पैसे का कौन करती है? आरबीआई। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, है ना? ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी का अकाउंट है, मैं कह रहा हूं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का अकाउंट है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का अकाउंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का अकाउंट, ठीक है, सरकारों का अकाउंट, किसी व्यक्ति विशेष का अकाउंट आरबीआई में नहीं खुल सकता। देखिए, हम बैंक के साथ काम करते हैं, है ना? बैंक को हम पैसा देते हैं, लोन लेते हैं, बैंक को भी तो कभी जरूरत पड़ती होगी ना ऐसी, यार पैसा ज्यादा पड़ा है, कहीं संभाल के रख दे। बैंक कहाँ संभाल के रखेगा बेचारा? बैंक को पैसे चाहिए, किससे मांगेगा? लोग उससे मांगते हैं, वो किससे मांगेगा? तो यहां पर एक पॉइंट आता है कि हमारे जितने भी बैंक हैं वो सब आरबीआई के अंडर आते हैं, और जो काम हम बैंक के साथ करते हैं सेम काम बैंक आरबीआई के साथ करता है। यानी हर एक बैंक का खाता आरबीआई में है। आपका खाता एसबीआई में है, एसबीआई खाता आरबीआई में। आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया खाता आरबीआई में। आपका खाता कैनरा बैंक में, कैनरा बैंक का खाता आरबीआई में। हर एक बैंक अपना अकाउंट वहां खुलवा के रखता है।
क्यों खुलवा के रखता है? देखो भैया पिताजी से संभाल के रहना पड़ता है। ऐसा होता है ना अपन अपनी सैलरी का 500 रुपए पिताजी को दे रहे हैं। 2 वजह, एक तो ठीक है अपन मानते दे रहे हैं, दूसरा क्या जरूरत पड़ जाएगी तो पिताजी उसमें ब्याज जोड़ के वापस दे देंगे। सेम कॉन्सेप्ट बैंक का है। तो बैंक के पास जो भी पैसा होता है एक्स्ट्रा वो कहाँ दे जाती है? आरबीआई को डिपॉजिट करा देती है। इसको हम अभी पढ़ेंगे, इसको सीआरआर, एसएलआर की कैटेगरी में भी डाला जाता है। ठीक है? तो ये पैसा आरबीआई के पास है। तो आरबीआई के पास सारे बैंकों के अकाउंट है। जो खेल हम करते हैं बैंकों के साथ, सेम वो खेल बैंक करता है आरबीआई के साथ। जरूरत पड़ने पे बैंक को जरूरत पड़ती है, वो आरबीआई से पैसा ले सकता है अच्छी रेट पे, ठीक है? और ज्यादा पैसा है वो डिपॉजिट करा सकता है, ठीक है? बहुत सारे काम जो भी हम बैंक के साथ करते हैं वो सारे के सारे काम बैंक आरबीआई के साथ करता है। तो ये क्या है? बैंकों का भी बैंक है। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है। हर बैंक का खाता है इसमें। आरबीआई सनक गई, नए खाता नहीं खुला रहा, जा, जरूरत पड़ेगी मना कर दूंगा सबको, कोई तेरे को पैसा नहीं देगा, जा, बैंक मर जाएगा। ठीक है? पिताजी आरबीआई तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बैंकों का बैंक है, साथ साथ में बैंकों का सुपरवाइजर भी है। क्या है? बैंकों का सुपरवाइजर भी है, ध्यान भी रखता है उनको, ध्यान गड़बड़ नहीं करने की। ठीक है? नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। इस शब्द को समझ लेना। कस्टोडियन, कस्टोडियन का मतलब होता है रखना। क्या? रखना, टू कीप। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब क्या है? आरबीआई बैंकों का पैसा अपने पास रखते हैं, थोड़ा सा, बहुत मामूली पैसा आरबीआई बैंकों के पास रखते हैं। चलिए, आप समय आ चुका है आपको वो चीज समझाई जाए। ये वाली अपन ने देखो एक चीज समझी थी, कहां समझाए? यही समझाता, चलो इस अगले पेज पे, कि बैंक जब 1000 रुपए आपसे डिपॉजिट लेता है तो उसमें से 800 रुपए लोन पे रखता है, 200 रुपए एलआरआर के फॉर्मेट में अपने पास रखता है। ठीक है? अब वो 200 रुपए पूरे अपने पास नहीं रखे, इस 200 रुपए से में भी दो टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा मानते हैं 80 रुपए का, एक टुकड़ा मानते हैं 120। ठीक है? कम ज्यादा होता रहता है, ये आरबीआई डिसाइड करती है। इसको बोलते हैं सीआरआर, इसको बोलते हैं एसएलआर। सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। डरो मत, आसान है। दिस इज द टोटल अमाउंट। अब जैसे 200 रुपए बैंक के पास आ गए, है ना? मान लो आपकी सैलरी 1000 रुपए, आपने 800 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 200 रुपए अपने पास रख ली, पर आपको डर है किस बात का? यार ये 200 रुपए जो मैंने अपने पास रखे हुए ना, ये मैं इधर उधर खर्च कर दूंगा। तो हम क्या करते हैं, वो 200 रुपए में से 80 रुपए एक्स्ट्रा सेफ सिक्योरिटी में रख देते हैं। मतलब माता जी को दे दिए, पिताजी को दे दी, भाई तुम रख लो। क्यों रख लो? और मेरे से उड़ जाएंगे पैसे। तो बैंक क्या करता है, इन 200 रुपए में से 80 रुपए, एग्जाम्पल है 80 रुपए, ये रेट आरबीआई डिसाइड करता है, सीआरआर के नाम पे बैंक में जमा करा देगा। कौन से बैंक में? आरबीआई। ये जो पैसा यहां से आ गया ना, ये देखो सीआरआर का गया। यानी बैंक के पास जो रिजर्व था उसका एक छोटा सा हिस्सा बैंक ने आरबीआई को दे दिया उसी दिन। ले भाई तू रख ले, मेरे पास से उड़ जाएंगे। ये कितना देती है? आरबीआई डिसाइड करती है। बाकी जो ये 120 रुपए है, ये बैंक रखता है खुद के पास, देमसेल्फ, खुद के पास। ये वो पैसा है जो आप एटीएम से निकालते हैं, ठीक है, कैश विड्रॉ करते हैं, ये सारा पैसा वो है। समझ में आया? तो जो 200 रुपए बैंक ने खुद के पास रखे, इसमें 80 रुपए आरबीआई को जमा करा दिए, बाकी 120 रुपए खुद के पास रख लिए ताकि आप पैसा निकाल सको। ठीक है? तो ये 80 रुपए किसके पास है? आरबीआई के पास। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई रखती है कैश रिजर्व? किसका? सारे बैंकों का एक्स्ट्रा कैश रिजर्व आरबीआई अपने पास रखती है, चंदे के फॉर्मेट में या फिर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्मेट। कोई इंटरेस्ट नहीं देते। आरबीआई बोलती भाई मैं तो हूं पिताजी, मैं तो रखूंगा, मत दे मेरे को, मैं खत्म कर दूंगा तेरे को। ठीक है? चलिए, अब क्योंकि ये पैसा रखती है तो कुछ जिम्मेदारियां भी इसकी होंगी, है ना? तो जैसे आपने माताजी को, पिताजी को 80 रुपए दे दिए, भाई रख लो यार मैं खर्च कर दूंगा। तो जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, आप दुनिया भर यहां से मांग लिए, फिर भी नहीं हो रहा काम, तो फिर आप कहां जाते हो? वो जो पैसे रखे थे ना थोड़े से, दे दो हमें। ठीक है? तो क्योंकि आरबीआई के पास कैश रिजर्व है, इसलिए आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट की तरह काम करती है। लेंडर, उधार देना, लास्ट रिसोर्ट, आखिरी रास्ता। आरबीआई एक आखिरी रास्ता है बैंकों के पास कि अगर उनका काम बाजार में कहीं नहीं हो रहा है तो वो वहां जाए, वहां हाथ जोड़े और वहां से पैसा लोन पे ले ले, वहां से पैसा लोन पे ले ले।
समझ में आ गया? वो लोन पे क्यों ले सकते हैं? क्योंकि उन्होंने पैसा चंदा जमा करा रहे हो चुपचाप। मम्मी को 80-80 रुपए दे रहे हैं, अपन ले बाद में बोला 10,000 रुपए देना है। जरूरी है। देखो मैं अपनी सैलरी में से थोड़ा-सा हिस्सा दे रहा था ना, दे दो ना। हम बोले, "है 500 रुपए है तेरी सैलरी के 10,000 माँग।" बोला ठीक है अपनी औलाद है ले जा। सेम गोज़ विद आरबीआई। अब क्योंकि ये सारे पैसे अपने जमा कराते हैं थोड़ा-थोड़ा सा पैसा, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर ये आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। ये सबसे आखिरी में आरबीआई को अप्रोच करते हैं। पहले मार्केट से पैसा ले लेते हैं। क्या है लोग बाहर पहले काम निपटा लेते हैं, घर में आखिरी में बोलते हैं। घर में तब बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। ठीक है? नेक्स्ट क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब सादा भाषा में बोले तो जब सारे गड़बड़ हो जाती है ना अकाउंट में, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कहीं फँस गई, तो फिर आरबीआई सबको सेटल करता है। लाओ इधर दो। तुमसे नहीं हो रहा, हम करते हैं। तो वो सारी सेटलमेंट करने का कार्य किसका है? आरबीआई। वो तो सुप्रीम है। तो जब लफड़े में आप फँस गए, कहीं से कुछ नहीं हो रहा और नुकसान जेल चले गए, तो फिर पिताजी आएँगे, "ले मैं कराता हूँ चल।" ठीक है? तो सेम गोज़ विद आरबीआई कि अगर कमर्शियल बैंक का काम फँस गया है और उसके अकाउंट सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आरबीआई आएगा और सारे सेटलमेंट जो है करा देगा। ठीक है? 2 फंक्शन और हैं इसके। एक फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि कस्टोडियन वही रखना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे आरबीआई के पास दुनिया जहां के सारे फॉरेन एक्सचेंज है। डॉलर भी है, पाउंड भी है, यूरो भी है, येन भी है और वो दिनार फिनार जितने भी आप समझ सकते हो, वो सारी करेंसीज हमारे आरबीआई के पास है। ठीक है? आरबीआई का एक काम है कि वो सारी करेंसीज को रखे ताकि इकोनॉमी जो है थोड़ी स्टेबल चल सके। तो आरबीआई सबके रिजर्व रखती है। अच्छा एक बात बताओ, अपन ने सारे फंक्शन पढ़े, अच्छी बात है, अच्छे-अच्छे काम है। पर अभी तक कोई ऐसा काम नहीं आया जो कि एक बहुत बड़ा प्रभाव डाले, जोर डाले। ये है सेंट्रल बैंक, ये है पिताजी ऑफ ऑल बैंक। ऐसा अभी तक कोई काम नहीं आया जो बोले कि नहीं आरबीआई पिताजी है। पूरी देश इसके ऊपर चल रहा है। ये तो ठीक है बैंक चल रहे हैं, सरकार के अब खाता-वाता रख लिया है, पर कोई बड़ा काम आया? अब बात करते हैं उस बड़े काम। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट काम जिसके बेस पर पूरी दुनिया चलती है, मतलब हमारा पूरा भारत चलता है, वो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। आरबीआई के पास ये ताकत है कि वो मनी सप्लाई पढ़ना पड़ा, कितना पैसा पड़ा है, एंड क्रेडिट उधार को कम ज्यादा कर सके। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, जो भी पैसे के ऊपर नीचे हो रहा है, वो सब यही दो शब्दों की वजह से हो रहा है। मनी सप्लाई कितना पैसा है बाजार में और उधार कितना आसानी से मिल रहा है। आरबीआई के पास ये ताकत है कि वो उधार को और पैसे को फ्लक्चुएट कर सके। सब कुछ उसके हाथ में, पिताजी है वो सबका। कैसे करती है उसको समझना। ये काम करने के लिए मैं इसको बिठा रहा हूं। आरबीआई दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है, दो प्रकार की ताकतें हैं उसके पास। एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्या है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। एक कहलाता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटी एक होता है क्वालिटी। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिनकी मदद से आरबीआई पैसा कम ज्यादा करती है। जैसे मान लो बाजार में पड़े हैं 80 करोड़, आरबीआई को लगता है पैसा कम है तो वो कुछ जुगाड़ करके 100 करोड़ कर देगी। 100 करोड़ पड़े या मान लो 120 पड़े, आरबीआई को लगता है पैसा बहुत पड़ा है तो वो कुछ जुगाड़ करेगी और 80 कर देगी। ये जुगाड़ कौन कौन से हैं? तीन प्रकार के जुगाड़ है, तीनों को भी समझते हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, बाजार में 80 करोड़ पड़ा है, आरबीआई कह रही है पैसा तो ठीक है, पर ये पैसा मान लो 40 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के पास है, ठीक है, 30 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियों के पास है, 10 करोड़ रुपए मान लेते हैं ये क्या नाम है आपका टर्शरी सेक्टर जिसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर के पास। आरबीआई बोल रहा है भाई पैसा तो बहुत है, पर अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा देके कुछ होगा नहीं, तो वो कुछ ऐसा जुगाड़ करती है जिससे ये 40 में से 10 करोड़ कम हो जाए, यहाँ 30 ही रह जाए और यहां पर सर्विस सेक्टर में 10 करोड़ और ऐड हो जाए। मतलब समझे दोनों का। इन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आरबीआई फ्लक्चुएट द अमाउंट ऑफ मनी इन क्रेडिट। कम ज्यादा करती है पैसे की वैल्यू को। 80 करोड़ से 100 कर दिए, 100 से 120 कर दिए, 120 से 80 कर दिए, 100 कर दिए, कम ज्यादा करे। और ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिनमें आरबीआई कम ज्यादा नहीं कर रही, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। अच्छा ये सारा पानी इधर जा रहा था राजस्थान में, थोड़ा सा पानी उतार के पंजाब में डाल दो, ये आरबीआई ने करा।
टोटल पैसा यहां पर 80 है तो 80 ही रहेगा, 100 है तो 100 ही रहेगा, पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहां पर पैसा कम ज्यादा होगा। पर सर सवाल है कैसे आरबीआई 100 से 80 से 100 कर देगी, 100 से 120 कर देगी, पर करेगी कैसे? तो ये कार्य करने के लिए आरबीआई के पास 3 इंस्ट्रूमेंट है, 3 चीजें हैं जिसको आरबीआई यूज कर सकती है। सबसे पहला आता है बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? वो रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। ये मान लीजिए आपका बैंक है, ये हमारा आरबीआई, भाई इसको पैसे की जरूरत पड़ी तो आरबीआई ने इसको लोन दिया, फ्री में नहीं देगी, इसके बदले कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगी, मान लीजिए 15%। इसको हम बोलते हैं बैंक रेट। अब क्या है, ये जितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, मान लो तो बैंक को पैसा मिल रहा है 15% पे, तो बैंक अब आपको लोन भी 20% 25% पे देगी। जितना ज्यादा रेट ये आरबीआई लगाएगी, उससे 2-5% एक्स्ट्रा ही हमारी बैंक लगाएगी। क्लियर है ना भाई? बैंक को तो पैसा कमाना, आपसे 4% पे लेके 10% पे आगे देती है, आरबीआई से 15% पे ले रही है, तो आगे 20% 25% पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रेट को बोलते हैं बैंक रेट, यानी द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आप समझा आखिरी में क्यों आते हैं इसके पास? क्योंकि आरबीआई बोलते भैया अब तो तेरे को कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, मैं तेरे को लोन दे दूंगी पर ब्याज में 15% दूंगा। अब वो 15% को निकालने के लिए वो फिर आगे भी पब्लिक को महंगी रेट पे देगा। ध्यान रखना, ये जो बैंक रेट है ये लॉन्ग टर्म लोन पे है, मतलब ये जो लोन दिया जा रहा है ना, ये 1-2 साल का लोन नहीं है, 20 साल 25 साल का लोन है। ठीक है, अगर मान लो 1 साल के लिए जरूरत पड़ रही, तो 1 साल के लिए जब ये जरूरत पड़ती है तो फिर लॉन्ग टर्म नहीं लोन लेते, शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन पे जो रेट लगती है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। फर्क कुछ नहीं है दोनों में, फर्क बस इतना है कि जब लंबे समय के लिए लोन दिया जाता है तो जिस रेट पे दिया जाता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। अगर ये लोन 1 साल के लिए दिया गया है तो इसको बोलेंगे रेपो रेट। क्या? रेपो रेट। रेपो रेट मतलब सेम वही, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया है फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, तो इंटरेस्ट रेट जो लग रही है वो क्या है? रेपो रेट। 20 साल 25 साल के लिए दिया है तो क्या बोलेंगे उसको? बैंक रेट। तो आरबीआई इस बैंक रेट का इस्तेमाल करके ऊपर नीचे कर देगी अभी पैसे। नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, अगला आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई के पास ये ताकत है कि वो क्या करे, वो बाजार में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेच सकती है और खरीद सकती है, यानी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, इनके बदले में पैसा लेने देने का काम कर सकती है। ठीक है, अब क्या होता है, सरकार के जो बॉन्ड होते हैं ना वो फिक्स, उन पे लॉस नहीं होता, भाई इतना % पैसा मिलेगा फिक्स हो गया, मार्केट में ज्यादा इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती है। ठीक है, तो आरबीआई इनको बेच और खरीद सकती है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। जैसे मान लो मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, मोर मनी है बाजार में, आरबीआई ने क्या बोला, भैया मेरे पास 200 करोड़ के सरकार के बॉन्ड है, किसको खरीदने हैं? सबको लगेगा अरे यार अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा इस पे, तो मेरे को लेने मेरे को लेने मेरे को लेने। तो वो 200 करोड़ रुपए किसके पास आए? आरबीआई के पास। बाजार में बॉन्ड चले गए, क्या है, कागज का टुकड़ा। ठीक है, बैंक ने ये आरबीआई ने 200 करोड़ रुपए लेके तिजोरी में डाल दिया, बाजार में से पैसा खत्म हो गया। ठीक है, तो ब्याज लेता है, मेरे को ब्याज से लेना देना नहीं है, ब्याज तो मैं दे ही रहा हूं तेरे को, पर मार्केट में से 200 करोड़ रुपए एकदम से खत्म हो गए। जब जरूरत पड़ती है तो वो बोलती है भाई बॉन्ड खरीद रहा हूं मैं, तुमने 8% पे लिया, 10% पे दे दो, 100 रुपए का बॉन्ड 120 में दे दो। तो क्या करते हैं, सब बेचने लग जाते हैं, तो मार्केट में पैसा नहीं आ जाता है। ठीक है, तीसरा तरीका आपने और हमने पढ़ा हुआ है एलआरआर। ये तो आप सभी जानते हो कि भाई एलआरआर की मदद से आरबीआई पैसे को कम ज्यादा कर सकती है। वही 1000 रुपए का डिपॉजिट, 800 रुपए लोन और 200 रुपए एलआर, जिसके भी 2 टुकड़े, मान लो 80 रुपए सीआरआर और 120 रुपए एसएलआर। आरबीआई की इच्छा है भाई बाजार में पैसा कम ज्यादा करना, तो वो इसको फ्लक्चुएट कर देगी, बोलेगी एलआरआर कम कर दो, एलआरआर बढ़ा दो, तुम कम करोगे तो बैंक ज्यादा पैसा बना पाएंगे, ज्यादा करोगे तो बैंक कम पैसा बना पाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो गए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बाजार में पैसे को कम ज्यादा नहीं कर रहे, बट डायरेक्शन बदल, इधर की जगह इधर चला गया, इधर की जगह इधर चला गया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या आता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट।
अब मार्जिन का मतलब क्या है देखो समझना, बहुत सिंपल है। मान लो कि आपके पास एक 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है, जिसको आप लोन पे देना चाह रहे हो। आप बैंक के पास गए कागजात लेके, भाई मेरे को लोन चाहिए, बैंक बोलेगा ठीक है हम लोन देते हैं। पर बैंक आपको बदले में 10 लाख रुपए का लोन नहीं देगा। कागजात गिरवी रखवा के 10 लाख का लोन नहीं देगा। बैंक आपको लोन देगा 8 लाख का, 7 लाख का, 6 लाख का, ज्यादा से ज्यादा 8.5 9 लाख का। 10 लाख का लोन कभी नहीं देता। ठीक है, मान लेते बैंक ने क्या करा, आपको 8 लाख रुपए का लोन दे दिया। तो आपने बिल्डिंग रखी गिरवी 10 लाख की, लोन मिला आपको 8 लाख का। तो ये 2 लाख रुपए बैंक ने आपको कम लोन दिया है ना, ये कहलाता है बैंक का सिक्योरिटी मार्जिन। क्या कहलाता है? सिक्योरिटी मार्जिन। यानी द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, कितने की बिल्डिंग है, ऑफर्ड फॉर लोन जो आपने लोन पे रखी है, एंड द अमाउंट ऑफ लोन गिवन। 10 लाख की बिल्डिंग के बदले 8 लाख रुपए का लोन मिला, तो 2 लाख रुपए मार्जिन हो गया। इससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको 2 लाख एक्स्ट्रा चुकाने हैं, ब्याज चुकाना, कुछ नहीं। बट बैंक रखती है कि भाई कल को आप भाग गए और किसी वजह से बिल्डिंग का एक दो हिस्सा टूट टाट गया, तो वो 10 लाख रुपए वसूलेगी कैसे? तो इसलिए बैंक पहले ही बोलते देखो भाई हम तो इतना ही दे सकते हैं आपको लोन, आप बिल्डिंग रखवा दो, 8 लाख रुपए गिरवी ले लो, 8 लाख रुपए ही चुकाना, पर मैं 8 लाख से ज्यादा आपको लोन नहीं दे सकते। तुम भाग गए तो मेरा क्या होगा? मेरे को तो पैसे प्रॉफिट बनाना है, मेरे को 10 लाख के 10 लाख थोड़ा ना वसूलना, मेरे को तो प्रॉफिट बनाना है। तो अगर तुम भाग गए तो भी मेरा प्रॉफिट है। 8 लाख दिए तो 10 लाख की बिल्डिंग है, ठीक है, नहीं भागे तो इंटरेस्ट दे ही रहे हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी मार्जिन। अपन ने यहाँ बोला भाई 20% सिक्योरिटी मार्जिन। आरबीआई को लग रहा है देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी पैसा नहीं देना है, तो आरबीआई क्या बोलेगी, देखो एक काम करो, कोई भी एग्रीकल्चर के लिए लोन लेने आए तो उसको 40% मार्जिन रख के पैसे देना। यानी आप एक बिल्डिंग लेके आए 10 लाख की, आप बोले साहब खेती बाड़ी करनी है, बोले ठीक है 6 लाख का लोन दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, आगे से परमिशन नहीं। आप सेम बिल्डिंग लेके आए, बोले भाई मुझे तो फैक्ट्री लगानी है, बोले ठीक है लगा, 9 लाख का लोन दे दूंगा मैं इसके बदले। यानी कि आरबीआई ने बोला एग्रीकल्चर को रोक दो और क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। तो बैंकों ने क्या किया, एग्रीकल्चर का मार्जिन बढ़ा दिया, जिससे आप लोन नहीं ले पाओगे या कम लोगे, और इंडस्ट्रीज का मार्जिन कम कर दिया। आप सेम बिल्डिंग अगर खेतीबाड़ी करने के लिए ले रहे हो तो 6 लाख रुपए का लोन मिलेगा, अगर आप इंडस्ट्री लगाने के लिए ले रहे हो तो 9 लाख का मिल जाए। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास एग्रीकल्चर का मार्जिन कम है, सिंपल। ठीक है, अब आप समझदार ये ना बोलना सर मान लो एग्रीकल्चर का वो इंडस्ट्री का लेके एग्रीकल्चर में लगा दिया। मैं वापस रिपीट करता हूं, बैंक आपको पैसा नहीं देता, आपको उस पैसे से जो काम करना है बैंक वो काम करके दे देता है आपको। ठीक है, समझ गए? चलिए, अगला आता है मॉरल सुएसन। अभी मॉरल सुएसन बहुत आसान है। कभी आप घर से बाहर गए और पिताजी ने बोला जल्दी आ जाना वरना अच्छा नहीं होगा, 8 बजे तक आ जाना, यह मॉरल सुएसन। यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड परसुएशन। ये एक थोड़ा सा कहते हैं ना अपन, आरबीआई ने आंखें गड़ा के बोला है थोड़ा कम, थोड़ा रुक के। हम पिताजी ने बोल दिया बाहर जा तो रहा है, समय से आना, कुछ करा नहीं, बस बोला समय से आना। ये क्या हो गया आपका मॉरल सुएसन। यानी कि आरबीआई ने सिर्फ आंखें दिखाई और गाइडेंस दी कि भाई देखो यार थोड़ा सा अभी इकोनॉमी का जरूरत है तो आप लोन थोड़ा रुक के दो या जल्दी दे दो। ठीक है, ये होता है मॉरल सुएसन, जिसमें क्या होगा कि भाई जिस सेक्टर में आके दिखाई उस सेक्टर में लोन मत दो, जिसमें नहीं दिखाई उस पर दे दो चुपचाप। ठीक है, तो पैसा कम ज्यादा नहीं हो रहा है, बस रास्ता बदल रहा है। अगर अगर आप मान जाते हो तो अच्छी बात है, पिताजी बोलते वाह ठीक है आ गया। नहीं मानते तो अगली बार पिताजी क्या बोलते हैं, 9 बजे से अगर लेट आए तो घर मत घुस जाइए, ध्यान रख लियो बस, 9 से पहले आना पड़ेगा। ये क्या है, ये पिताजी ने एक राशनिंग कर दी। राशनिंग करने का मतलब पिताजी ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि भैया 9 बजे तुम्हारी लिमिट है, 9 बजे से ऊपर आए तो गड़बड़ कर दूंगा। वैसे आरबीआई बोलती है, तुम अगर यहां मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो आरबीआई सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल निकाल देती है। सिलेक्टिव मतलब गिना चुना, क्रेडिट का कंट्रोल, कि भाई एग्रीकल्चर में 10 करोड़ ही देना है। पहले तो हम कह रहे थे रुक के देना, अब बता रहा हूं 10 से ज्यादा नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आरबीआई ने क्या करा, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कर दिया, निकाल दी लिमिट कि भाई तुम इसमें इतना दो, इसमें इतना दो, इसमें इतना दो, इससे ज्यादा नहीं देना है। समझ में आ गया? तो ये आपका मनी बैंकिंग का पूरा चैप्टर यहां पर हो जाता है समाप्त। बाल को अगर आपको ना इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, बहुत सिंपल भाषा में, आप लैंग्वेज देखो काफी इजी है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने अपनी पुस्तकें जो है लगा रखी है, ये वही पुस्तकें हैं
जो मैंने खुद ने बनाई है। ये मैक्रो है, इंडियन भी आपको मिल जाएगी, मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इतनी पतली बुक में आपकी एक्सप्लेनेशन भी है, क्वेश्चन भी है, सैंपल पेपर भी है, एमसीक्यू भी है, सब कुछ कवर्ड है। सेम गोज विद इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने खुद ने बनाई है। तो लैंग्वेज कैसी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो है जो कि मैं ये नहीं कहता कि भैया इससे बेहतर नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि बच्चों को समझती है। ठीक है, और हजारों बच्चे इसको लेकर अभी पिछले 2 महीने में हजारों बच्चों ने लिया है और खुश हुए हैं। अभी तक मुझे एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं मिला है। नहीं मिले तो और बढ़िया है। ठीक है, तो जिनको लेनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको इधर वीडियो में नीचे दिख जाएंगी किताबें, जाके उसको ले लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।